देश दुनिया की सारी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के साथ दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, यूसीसी लागू करके बीजेपी को लग रहा था कि कोई आंदोलन नहीं होगा, लेकिन देश भर के मुस्लिम संगठनों की ओर से जोरदार आंदोलन का किया गया है आह्वान। बताएंगे सड़कों पर उतरने समेत कई और अल्टीमेटम जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों बताएंगे कौन कौन सी बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया आई है बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, और इसी के साथ में वक्त संशोधन विधेयक को लेकर सीधा पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। इंडिया गठबंधन के बड़े दिग्गज सांसद, इसी के साथ में किसान अब एहसास कराने वाले हैं कि गांव के बिना शहर नहीं चलेगा। बताएंगे किस तरीके की प्लानिंग है देश के किसानों की, गांव बंद का नया आह्वान किया गया है। दोस्तों के साथ में बीजेपी की नेत्री जो अमित शाह के साथ मंच पर नजर आती थी, उनको आरक्षण से है दिक्कत, आज आरक्षण सिरदर्द बन चुका है। बयान देकर देश में फिर से बीजेपी के संविधान विरोधी आरक्षण विरोधी नीति को स्पष्ट कर दिया गया है। दोस्तों अचानक से बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद 18 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरह। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि यूसीसी का विरोध होना चाहिए और भारत के अंदर विविधता बचाने के लिए माइनॉरिटी को कुछ बदलाव के साथ अपने ही द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर चलते रहने देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तराखंड में यूसीसी लेकर आई भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कानून को पास कराकर ऐसा ही चुपके से निकल जाएंगे और कोई कहीं विरोध नहीं करेगा, लेकिन यह बात एकदम उल्टी पड़ गई है, क्योंकि उत्तराखंड से लेकर देश भर के तमाम मुस्लिम संगठनों की ओर से भारतीय जनता पार्टी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है। दोस्तों उत्तराखंड के मुस्लिम सेवा संगठन की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जोरदार विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तत्काल कानून को वापस लेने के लिए कहा गया है, वरना जोरदार प्रोटेस्ट किया जाएगा, जमीन पर उतरकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन होंगे। मुस्लिम संगठनों ने साफ तौर पर कह दिया है एकजुट होते हुए नारेबाजी करते हुए कि सरकार के इस कानून को हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कानून थोपने की कोशिश की जा रही है। देश के माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है कि कम से कम उनके पर्सनल अधिकार और पर्सनल कानून को वैसे ही लागू रहने दिया जाना चाहिए जैसे उनके धार्मिक या मजहबी मान्यताएं हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों लिखकर बताएगा। सांसद अरशद मदनी बोले, कहा यूसीसी के नाम पर भेदभाव की उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का लागू होना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 के विपरीत है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करना नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है। अगर अनुसूचित जनजातियों को संविधान द्वारा स्वीकृत कानूनों में छूट दी जा सकती है तो मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जा सकता। जमीयत उलेमाए हिंद इसका विरोध करेगी और अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा, यानी मामला दोनों तरीके से सड़कों पर संघर्ष करके और कोर्ट में संघर्ष करके सॉल्व करवाया जाएगा और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ इस्लामी शरिया पर डटे रहेंगे, मुसलमान किसी कानून की नहीं है परवाह, उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर मौलाना महमूद मदनी का बयान आ गया है। दोस्तों के साथ में दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो बीजेपी के लोग अब यूसीसी को लागू करने के बाद वक्त संशोधन विधेयक को भी जैसे तैसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों वक्त संशोधन विधेयक जो जेपीसी कमेटी में गया था, जहां पर जेपीसी की कमेटी में विपक्ष के द्वारा कहा गया कि 44 अमेंडमेंट करिए कानून में, उसके बाद वक्त कानून को पास करने की इजाजत दी जाएगी विपक्ष के द्वारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं माने और उन्होंने अपने लोगों के द्वारा दिए गए अमेंडमेंट को स्वीकार कर लिया। लेकिन विपक्ष ने जो अमेंडमेंट करने के लिए कहा था, जो संशोधन करने के लिए कहा था, उसे स्वीकार नहीं किया और जेपीसी से बिल को पास करा दिया गया है। अब यह बिल पार्लियामेंट के टेबल पर रखा जाएगा और इस पर फिर डिस्कशन होने वाला है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के सहयोगी पार्टी डीएमके के नेता ए राजा ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। उन्होंने कह दिया कि वक्त कानून की लड़ाई जेपीसी या संसद में नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को रद्द करवाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंचे हैं ए राजा, जरूर अपने साथ में वरिष्ठ वकीलों को लेकर जाएंगे और जबरदस्त तरीके से बीजेपी सरकार पर जेपीसी के बाद पार्लियामेंट में कानून लाने पर रोक लगाने के सारे प्रयास किए जाएंगे दोस्तों, और विपक्ष की ओर से भी जोरदार प्रोटेस्ट किया जा सकता है। साथ साथ पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर फसलों की एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन लगातार जारी, और ऐसे में जिस तरीके 26 तारीख को बीते दिन जबरदस्त आंदोलन किया गया दोस्तों, उसके बाद अब जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन में और ज्यादा समर्थन जुटना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर किसानों ने ट्रैक्टर लगा दिया था और अब 11 फरवरी को महापंचायत का ऐलान किया गया है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा है 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किसानों को मिलने के लिए बुलाया है ताकि सारे मामले को सॉल्व किया जाए। तो 11 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी को 3 दिन महापंचायत का ऐलान किया जाएगा। इसमें सारे किसान एकजुट होकर एक साथ बैठेंगे और उसके बाद तीनों दिन डिस्कशन के बाद 14 तारीख को चंडीगढ़ जाएंगे, केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होंगे और फिर चर्चा की जाएगी। तब भी अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो फिर एक नए मोर्चे के साथ किसान नेता एक बार फिर मैदान में उतरने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों कैथल पहुंचे राकेश टिकैत ने किसानों को समर्थन करने का पूरा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को समर्थन देने में हमको कोई गुरेज नहीं है, किसान आंदोलन के साथ में खड़े हैं राकेश टिकैत। उन्होंने ये बातें स्पष्ट कर दी है दोस्तों। के साथ में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार की वादा खिलाफी के कारण अब किसानों ने फैसला लिया है कि 29 जनवरी को गांव बंद का आह्वान किया जाएगा, यानी दोस्तों किसान महापंचायत ने 45,537 गांवों को बंद करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि किसान इस दिन गांव से कोई भी सामान शहर की ओर नहीं भेजेंगे, किसान मंडियों में अपने सामान नहीं बेचेंगे। एक तरीके से शहर में रहने वाले लोगों को यह एहसास कराने और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह एहसास कराने के लिए कि शहर बिना गांव के नहीं चल सकता, इस आंदोलन का आह्वान किया गया है। देखते हैं इस आंदोलन की सफलता के बाद क्या बीजेपी लाइन पर आती है नहीं आती है। दोस्तों इसी के साथ में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ में मंच साझा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, गुजरात बीजेपी की वरिष्ठ नेता और प्रदेश की सचिव नौकाबेन प्रजापति ने एक सभा को संबोधित करते हुए आरक्षण को सरदर्द बताया है दोस्तों। यानी एक और अमित शाह है जो पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब अंबेडकर को लेकर विवादित बयान देते हैं और दूसरी ओर अमित शाह के साथ मंच
साझा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री है, जो खुद आरक्षण का विरोध करते हुए आरक्षण सिरदर्द बन गया है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत का संविधान और उसमें दिए गए आरक्षण की सुरक्षा बीजेपी के शासनकाल में नहीं की जा सकती है, क्योंकि भाजपा के नेता ही संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की बातें खुल्ला मंच से बोलते हैं और यही इनकी मानसिकता को दिखाता है, तो अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने मुस्तफाबाद की सीट पर जोरदार तरीके का खेला कर दिया। दोस्तों, पार्टी ने यहां पर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे नीरू चौधरी को अपनी पार्टी में शामिल करवा दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अली मेहदी ने अपने कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। दोस्तों, इस दौरान बीएसपी के कई सारे वरिष्ठ नेता और प्रत्याशी ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट दिल्ली में काफी रोचक सीट है। दोस्तों, यहां पर इंटरेस्टिंग मुकाबला चल रहा है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला है। पिछली बार यहां से आम आदमी पार्टी के टिकट पर हाजी यूनुस चुनाव जीत गए। दोस्तों, हाजी यूनुस को लगभग 98,850 वोट मिले थे और उनको बीजेपी के कैंडिडेट को लगभग 20,000 के वोटों से हराने का मौका मिला था। बीजेपी का उम्मीदवार इससे पहले 2015 में जगदीश प्रधान यहां से चुनाव जीत गए थे। बीजेपी ने इस सीट पर उनको पिछली बार मौका दिया था, लेकिन वो दोबारा नहीं जीत पाए, तो बीजेपी ने यहां से मोहन सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा है, जो बगल की सीट करावल नगर के विधायक रहे हैं। दोस्तों, और कपिल मिश्रा के लिए करावल नगर की सीट खाली करवाई गई है और उसके विधायक को यहां मुस्तफाबाद से चुनाव लड़वाया जा रहा है। देखते हैं कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट यहां पर किस तरीके से चुनाव लड़ता है। अगर कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत रहा तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। दोस्तों, क्योंकि वोट 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। खासकर जो मुस्लिम वोट है वो 2 पार्टी के बीच में डिवाइड हो जाएगा, एक आम आदमी पार्टी, दूसरा कांग्रेस पार्टी, और फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के नेत्री के द्वारा खुलेआम आरक्षण को सिरदर्द बताने के मामले पर समाजवादी पार्टी ने उनको निशाने पर लेना शुरू कर दिया, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो की ओर से कोई बयान नहीं आया। तो सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण और संविधान को बचाना विपक्ष का काम है, हर हालत में बीजेपी को रोकना होगा। जबकि बीएसपी के समर्थक कहते हैं कि अखिलेश यादव आरक्षण विरोधी है, जातिवादी है, कांग्रेस पार्टी साफ बनाता है, और इसी कारण लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव जीत गई। अगर आप भी मानते हैं तो दोस्तों की बीएसपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। बीएसपी का असली दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, ना कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को बड़ी राहत दी है। दोस्तों, उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के बारे में एक टिप्पणी की थी, इसे लेकर अब मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत रिट की याचिका को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है, ये सवाल पूछा है। दोस्तों, दरअसल तमिलनाडु की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इस तरीके का एक मामला बनाकर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट कहे कि आप कार्रवाई करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिट को लेकर कोई भी कार्रवाई करने से मना कर दिया। एक तरीके से बड़ी राहत मिली है उदयनिधि स्टालिन को और उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया है, तो मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दिया दोस्तों, जिससे बीजेपी के लोग बुरी तरीके से बौखला गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं हो जाएगी, लोगों के पेट नहीं भर जाएंगे। इसी बयान को बीजेपी हिंदू विरोधी बयान बताने लगी और भारतीय जनता पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ बयानबाजी करने लगी है। दोस्तों, खड़गे ने कहा कि धर्म हम सभी की आस्था होती है, धर्म हम सभी के साथ है, लेकिन अगर धर्म के नाम पर किसी समाज में गरीबों को, वंचितों को शोषित किया जाएगा, शोषण किया जाएगा, तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की धार्मिकता और असली धार्मिकता के बीच का अंतर बता दिया है। साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को हरियाणा भारतीय जनता पार्टी सरकार पर यमुना को जहरीला करने का आरोप लगाया गया है। दोस्तों, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों को पानी के लिए हरियाणा उत्तर प्रदेश पर निर्भर रहना पड़ता है, यमुना में हरियाणा से पानी दिल्ली आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहरीला पानी मिला दिया है, जल बोर्ड ने उस पानी को दिल्ली में आने से रोक दिया है। बीजेपी सरकार ने पानी में ऐसा जहर मिलाया है जिससे जल उपचार संयंत्र द्वारा भी उसे साफ न किया जा सके और दिल्ली के 1/3 हिस्से में पानी की कमी हो जाए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अफरा तफरी मचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि दिल्ली के लोग मरे और इनका दोष आम आदमी पार्टी पर आ जाए। कुल मिलाकर दोस्तों, आम आदमी पार्टी की ओर से और भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने कहा कि केजरीवाल का बयान गलत है, यानी यहाँ पर भी राजनीतिक पार्टी और प्रशासन के बीच में बयानों में अंतर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर बताएगा। साथ आशा है कि नए सेबी प्रमुख में अडानी समूह के खिलाफ खुलासे से निपटने का साहस होगा। केंद्र सरकार के द्वारा नए सेबी के प्रमुख की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को कहा है कि उसे उम्मीद है कि अध्यक्ष मध्यम वर्ग के करोड़ों निवेशकों के हितों की रक्षा करेंगे और वह बिना किसी डर के अडानी समूह के लेन देन के संबंधित सभी खुलासों से निपटेंगे। कांग्रेस पार्टी महासचिव संचार जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष को चुना जा रहा है और खोजबीन की जा रही है कि किसको नया अध्यक्ष बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी लगातार सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच और अडानी ग्रुप के बीच में संबंधों को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे कि उनके पैसे अडानी ग्रुप में लगे हुए हैं इनडायरेक्ट तरीके से। इसके बाद बीजेपी की सरकार के द्वारा अब नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आवेदन मंगवाए जा रहे हैं। दोस्तों, एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के दबाव का ही असर है। आपको क्या लगता है लिखकर जुटाएगा। साथ साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक कलह का एक बड़ा उदाहरण झुंझुनू जिले में देखने को मिला, जहां पर झुंझुनू विधानसभा में भले ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र भांबू ने बड़ी जीत हासिल की हो, लेकिन राजेंद्र भांबू और बीजेपी के नेता बबलू चौधरी की आपसी प्रतिद्वंदिता कम नहीं हुई है। सोमवार को झुंझुनू जिले के चिड़ावा पंचायत समिति में मारपीट का मामला सामने आया दोस्तों, जिसे अलग अलग सियासी नजरों से
से देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को चिड़ावा पंचायत समिति के बीजेपी की टिकट से चुनकर आए 2 पंचायत समिति के सदस्य उमेद किठाना और शीला डारा अपना इस्तीफा लेकर पंचायत समिति पहुंचे थे। प्रधान के ड्राइवर के सदस्य के पति को जमकर पीटा गया है। दोस्तों कुल मिलाकर चिड़ावा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक के दौरान यह हंगामा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े दिग्गज नेता और उनके समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। दोस्तों इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी अलग अलग खेमों में बढ़ती चली जा रही है। साथ साथ बीजेपी को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने टिकट का ऐलान किया। इधर टिकट का ऐलान हुआ, उधर 18 नेताओं ने एक साथ, गद्दावर नेताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ दी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा दिया है। 18 पदाधिकारियों में पूर्व जिला के अध्यक्ष पार्षद मनोज देव का नाम है जो राज परिवार से बिलोंग करते हैं। दूसरा पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष लक्ष्मी देवी है, पार्षद चंद्रिका गुप्ता है, शिल्पा मांडवी है, पार्षद दीपक नेताम है, पार्षद अनिल मंडावी के साथ साथ लच्छू पेडियाम का नाम है, ऋषभ गुप्ता का नाम है, गौरव सिंह राठौड़, लक्ष्मी शर्मा, राजेश दास, मनीष सिंह, निप्पो पोडिया, काजल देवनाथ, ललित गांधी और साहिल सिंह के साथ साथ अपर्णा देव का नाम है। ये सारे दिग्गज नेता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सुकमा क्षेत्र में मजबूत किया था, लेकिन अब बीजेपी ने इन्हीं को दरकिनार करके बाहर से आने वाले नेताओं को टिकट दे दिया है। तो फिर एक साथ 18 इस्तीफे सामने आ गए हैं। साथ साथ बांसवाड़ा गुजरात में बीजेपी के संगठन पर्व के तहत मंडल अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जटिल होती जा रही है। दोस्तों पार्टी ने गुटबाजी को कम करने की कोशिश की, लेकिन कम तो हो नहीं रहा। हाल में ही बांसवाड़ा नगर अध्यक्ष को लेकर उठे विवाद पर मामला प्रदेश संगठन तक पहुंच चुका है और जांच कमेटी बनाई गई है। जांच कमेटी के अध्यक्ष युगल उपाध्याय को हटाने का निर्णय लिया जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने बताया है कि युगल उपाध्याय को लेकर जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उसकी जांच में पाया गया है कि जो उम्र संबंधी दस्तावेज दिया गया था उसमें डेट ऑफ बर्थ को एडिट किया गया था। उपाध्याय की उम्र 45 से अधिक होने के कारण उसे पोस्ट से हटाया गया है। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग अपने ही संगठन में घपलेबाजी कर रहे हैं, अपने एज को लेकर गलत दस्तावेज पार्टी को दे रहे हैं और जब मान लो यही नेता सरकार का कोई बड़ा जिम्मेदार संभालेंगे तो फिर किस तरीके के घपलेबाजी करेंगे ये यहीं से समझा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। कारण यह है कि 25 साल से बीजेपी सत्ता से बाहर है और अब अगले 5 और साल के लिए बीजेपी को सत्ता से बाहर रहने का पूरा मामला सेट कर दिया गया है। कारण यह है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में लगातार बड़ी बढ़त बनाए हुए है। दोस्तों जो जानकारी उसके अनुसार दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली को रिटेन करने जा रही है। लगभग 71,639 वोटरों से यह सवाल पूछा गया, पूरे दिल्ली में घूम घूम कर उनसे सर्वे किया गया और राय ली गई कि आप क्या मानते हैं दिल्ली में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। तो इस पर राज्य की जनता ने बताया है कि दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आने वाली है। लगभग 71,639 लोगों ने बताया कि आम आदमी पार्टी को 41 सीटें, बीजेपी को 28 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। यानी आम आदमी पार्टी फिर से आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। ये लगभग 1 महीने का सर्वे है। दोस्तों आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा कि आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली में सत्ता में वापसी करने जा रही है। साथ साथ वक्त संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिल गई। सत्ता पक्ष के 14 संशोधन स्वीकार कर लिए गए, लेकिन विपक्ष का एक भी संशोधन स्वीकार नहीं किया गया। दोस्तों यानी जब पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी वक्त संशोधन विधेयक लेकर आई थी तब लोगों ने कहा था कि बीजेपी को इसे पार्लियामेंट के कमेटी में भेजना चाहिए, जेपीसी बनाकर भेजना चाहिए और विपक्ष के लोगों को भी जेपीसी का मेंबर बनाना चाहिए और विपक्ष के लोगों को जेपीसी का मेंबर भी बनाया गया। काफी डिबेट डिस्कशन हुए, लेकिन वक्त संशोधन विधेयक में 14 संशोधन बीजेपी के लोगों ने करवा लिए, एनडीए वालों ने करवा लिए, उनकी बातें मान ली गई। लेकिन कानून में बदलाव करने के लिए लगभग 30 के आसपास बदलाव सुझाया था। विपक्ष के लोगों ने कहा था कि कानून में ये चीजें बदल दीजिए, 30 चीजें बदल दीजिए, उसके बाद कानून लेकर आइए, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष की एक बात नहीं मानी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सारी बातें मान ली गई। दोस्तों यानी आप समझ सकते हैं कि जेपीसी के नाम पर बीजेपी की बैठक बुलाई गई थी, शायद बीजेपी के लोगों की बातें सुनी गई है, उनके बदलाव को माना गया है। तो फिर विपक्ष की बातें जब मानी नहीं गई तो फिर ये तो कह ही नहीं सकते कि जेपीसी ने इस बिल को मंजूरी दे दी है, कि ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के जेपीसी ने बिल को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब पार्लियामेंट की बैठक में भी जोरदार तरीके का विवाद देखने को मिलेगा और विपक्ष पुरजोर तरीके से अपना विरोध जाहिर करेगा। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अखिलेश यादव बोले, कहा कुंभ मेले में अव्यवस्था सिर्फ श्रद्धालुओं का ही नहीं बल्कि महाकुंभ प्रशासन और प्रबंधन में दिन रात लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी थका रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर मौनी अमावस्या पर कल शाही स्नान होने वाला, उससे पहले करोड़ों की संख्या में लोग नहाने के लिए जा रहे थे, लेकिन दोस्तों वीआईपी मूवमेंट के कारण लोगों को रोक दिया गया, जिसके बाद कई किलोमीटर तक भीड़ ही भीड़ नजर आने लगी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को इंतजाम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ा। घंटों तक लोग खड़े रहे, उनके आगे जाने का कोई प्रबंध नहीं किया गया। कई लोग तो थक कर बेचारे रास्ते में ही बैठ गए, सो गए, कईयों की तो तबियत खराब हो गई। दोस्तों कुल मिलाकर वीआईपी मूवमेंट की जो बातें चल रही थी, अमित शाह का वीआईपी मूवमेंट था, अमित शाह का शाही स्नान चल रहा था। इसके कारण पुलिस ने पूरे अलग तरीके का इंतजाम कर रखे थे। लोगों को जिस पुल से जाना था उस पुल को रोक रखा था वीआईपी मूवमेंट के कारण। अगर आप भी मानते हैं कि कुंभ मेले का आयोजन पूरा का पूरा वीआईपी मूवमेंट के कारण खराब होता चला जा रहा है और यह साफ तौर पर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का मामला है, दोस्तों तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अखिलेश यादव ने पहले ही चेताया था कि हमको वीआईपी मूवमेंट पर रोक लगानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसके साथ में हरियाणा चुनाव में धांधली कर फंस गई भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत 18 विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है दोस्तों और इस पर अब चर्चा शुरू होगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन्होंने
चुनाव में पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके ईवीएम में धांधली करवाई है। तय सीमा से ज्यादा चुनावी खर्च किया गया है। तीसरा यह कि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करके वोट मांगे गए हैं। हरियाणा में बीजेपी को 48 सीट मिली है और बहुमत 46 का है। और अगर हाईकोर्ट में 5-6 विधायक के खिलाफ दोष सिद्ध हो जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी और दोबारा चुनाव होंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर क्या आप उम्मीद करते हैं कि कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुनाएगा या फिर कुछ एक बड़े नेताओं के कारण कोर्ट भी कोई बड़ा फैसला लेने पर 100 बार विचार करेगा। साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जारी घमासान के बीच में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के 2020 के दंगों को याद कराने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने पहले दिल्ली दंगों के घाव को कुदेड़ने की कोशिश की थी दोस्तों और उन्होंने जो बयान दिया था उस पर नया विवाद भी शुरू हुआ था। और अब बीजेपी वाले दिल्ली 2020 के नाम से एक फिल्म जारी करने वाले हैं दोस्तों। ये सांप्रदायिक जहर को फैलाने का काम करेगा। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस वार्ता में कहा है कि बीजेपी चुनाव के नियमों का उल्लंघन करके सांप्रदायिक फिल्म को लॉन्च करने जा रही है और इसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसी किसी भी फिल्म पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी जब आम आदमी पार्टी का डॉक्यूमेंट्री लेकर आई थी तब तो बीजेपी के लोगों ने विरोध किया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी खुद ऐसा करने की कोशिश करने वाली है और ये चुनाव से पहले किया जाएगा। साथ साथ दोस्तों महाकुंभ में चारों तरफ खूब कमाई हो रही है। पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। टाइम्स ग्रुप और इंडिया ग्रुप में काम करने वाले फोटो जर्नलिस्ट अजय कुमार ने अपनी गाड़ी महाकुंभ मीडिया सेंटर के पास लगाई हुई थी। किसी व्यक्ति ने उनके गाड़ी के शीशे तोड़कर उनका बैग चुरा लिया। जहां गाड़ी खड़ी थी वहां से महज 20 मीटर की दूरी पर पुलिस की चौकी है दोस्तों। जब मीडिया सेंटर जैसी प्राइम लोकेशन पर इस तरह की घटनाएं हो रही थी तो आम जनता का क्या हाल हो सकता है, ये सवाल कोई और नहीं बल्कि आशुतोष त्रिपाठी ने खड़ा किया जो जर्नलिस्ट है न्यूज ट्रैक मीडिया के दोस्तों। यानी जर्नलिस्टों का भी इतना बुरा हाल कर दिया गया है और खुलेआम लूट मचाई जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था का ये जीता जागता उदाहरण है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और महाकुंभ में ही अगर लोगों के वाहन सुरक्षित नहीं है, उनके पैसे गाड़ी तोड़कर लूटे जा रहे हैं तो फिर कौन सुरक्षित होगा। साथ साथ दिल्ली के दिल में केजरीवाल हर गारंटी पूरी होगी क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन अपनी गारंटियों का नया लिस्ट जारी किया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में युवाओं को रोजगार देना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हर महिला को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे और सरकारी हो या प्राइवेट बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा। पानी के गलत बिल माफ होंगे। हर घर 24 घंटे पीने का पानी मिलेगा। यमुना को साफ करेंगे। छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा और मेट्रो किराए में 50% की छूट होगी। सरकार दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगी। विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण होगा। पुजारी ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे। किराएदारों के लिए अलग बिजली का मीटर लगाया जाएगा। आधुनिक सीवर सिस्टम का निर्माण होगा। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जो बताएगा। साथ साथ लालू यादव को फादर ऑफ क्राइम कहने पर गरमा गई है सियासत। आरजेडी ने ग्रैंड फादर की याद दिलाकर तंज कसा है। यानी दोस्तों 2005 से ही बिहार में सरकार में काबिज भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू वालों को अभी भी लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है बिहार में। कारण यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। जेडीयू वाले बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि बीजेपी भी सत्ता में है और बीजेपी वाले जेडीयू पर कुछ नहीं बोल सकते। दोनों मिलकर आरजेडी पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े चेहरे लालू यादव पर अभद्र भाषा आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको क्राइम का फादर बताकर अपमानित किया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार की राजनीति में लालू यादव उस तरीके से सक्रिय भी नहीं है और वो सत्ता से लगभग 20-25 साल से बाहर है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए विवादित बयान देने से पहले। लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी लालू यादव को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं दोस्तों, जबकि पूरे बिहार में खराब कानून व्यवस्था और भट्टी बिठाने का काम तो जेडीयू और नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने किया है। लेकिन आज भी राष्ट्रीय जनता दल पर आरोप मढ़ रहे हैं। आपको जो भी लगता है दोस्तों, क्या बिहार की जनता को अब समझना चाहिए कि कब तक इन लोगों के साथ में वो रहेंगे जो अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने को तैयार नहीं है और दूसरों पर ही ब्लेम गेम कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल को ही ब्लेम करना है, उनकी पार्टी को ब्लेम करना है कानून व्यवस्था के नाम पर, तो फिर तो जनता को डायरेक्ट राष्ट्रीय जनता दल को वोट देना चाहिए ताकि उनकी सरकार बने। उसके बाद बीजेपी जितना चाहे राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ टिप्पणी कर सकती है और उनके सरकार पर टिप्पणी कर सकती है। आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ इतनी गंदी राजनीति देश में आज तक कभी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लोग वोट नहीं मिलने से दिल्ली वालों से इतने ज्यादा नाराज है, इतने ज्यादा गुस्से में है कि वो दिल्ली की जनता को जहर वाला पानी पिलाकर मार देंगे। क्या हरियाणा से आने वाले पानी में जहर बीजेपी के लोग मिला रहे हैं? मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहूंगा कि जब तक केजरीवाल है दिल्ली वालों को कोई नुकसान नहीं करने दिया जाएगा। साथ साथ पूरे देश में ग्रामीण इलाकों और यहाँ तक कि शहरी इलाकों में भी सांप के काटने से कई लोगों की मौत हो जाती है दोस्तों, और ये देश में बहुत बड़ा समस्या है। ऐसे में पूरे देश में ऐसे संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। केंद्र सरकार से कहा कि वह सभी राज्य को साथ में लेकर मेडिकल सुविधाओं के स्नेक बाइट ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने के लिए कुछ करे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी दोस्तों, जिसमें कहा गया कि सांप के काटने के इलाज में महत्वपूर्ण एंटी वेनम की कमी के कारण देश एक बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। और ये किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार को पूरे राज्यों को एक साथ लेकर एक नेशनल वाइड पॉलिसी बनाकर मैदान में उतरना चाहिए और लोगों की जान बचानी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि काफी गंभीर मामला है, इस पर तत्काल संज्ञान लेने की जरूरत है, राजनीति करने से बचना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ नरेंद्र मोदी के शासन काल में लोगों का बंटाधार हो रहा है। बीते दिन भी भारत के सेंसेक्स में काफी गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए हैं। स्थिति यह है कि पीवी नरसिम्हा राव के शासन काल में अगर
अगर किसी ने पैसा लगाया था 100 रुपए तो 122 रुपए उसके हो गए थे मात्र 5 साल में, जबकि मनमोहन सिंह के शासन काल में लोगों ने 100 रुपए लगाए तो उनके 118 रुपए हो गए 10 साल में। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल में भी ठीक ठाक पैसा लोगों का निकला, 13% का ग्रोथ रेट था, लेकिन नरेंद्र मोदी के शासन काल में लोगों ने 100 रुपए लगाए तो मात्र 109 रुपए रिटर्न में आए हैं। तो इसका मतलब सबसे खराब परफॉर्मेंस है नरेंद्र मोदी के शासन काल का, जब सेंसेक्स में लोग पैसा लगा रहे लेकिन रिटर्न नहीं मिल रहा है दोस्तों। हालांकि सेंसेक्स बहुत ऊंचा गया था बीच में, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि अगर जनता को फायदा नहीं हो रहा, ओवरऑल लोग नुकसान में है, तो इसका मतलब कुछ एक लोग हैं जो पूरा फायदा लूट रहे हैं और बाकी जो बचे हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं पहुंच रहा है। इसी के साथ में साध्वी रितंबरा को भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पद्म भूषण देने का फैसला लिया है। दोस्तों आपको लगता है कि क्या वो पद्म भूषण लेने की योग्यता रखती है, किस आधार पर दिया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।